आफ्टरनून हो गया है। 1 मिनट का है, एक चुटकी सिंदूर और 1 मिनट का टाइमिंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो जाए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। ओके, देखो आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो थोड़ा ध्यान से अभी रिवीजन पे फोकस शुरू कर देना, ठीक है। पे मोर एम्फेसिस ऑन रिवीजन रेदर देन कलेक्टिंग एंड गैदरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, next topic, next instruction. There are also new students joining in, so guys घबरा मत जाना, ठीक है। कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं तो डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। What you have to write down in your copies are the important points, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पूरे के पूरे सेंटेंस कॉपी पेस्ट करने मत बैठना, ठीक है। ओके, मॉक टेस्ट कैसी जा रही है आप लोगों की? दोज हु आर अटेम्प्टिंग इट, ठीक जा रही है? जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेट कर पाते हो आप क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, हाँ बस, तो क्या है, ऐसा होता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। ओके, आज के दिन हम कुछ 3 4 5 न्यूज पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स थी। कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड सबमिट्स हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बोर मत होना, ट्राई टू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है। हाँ ख्याति, यू शुड डू, बिकॉज एक्चुअली में अभी आप आज का भी लेक्चर देखोगे तो इट इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स मेन पढ़ना है, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है। ओके, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, किसको याद है? NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। वेरी गुड गाइस। ओके, so we have to know about that in detail because recently उसके लिए जो एक बॉडी बनानी थी, प्रोजेक्ट बनाना था और फंड्स एलोकेट करने थे, वो गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया है, ठीक है। सो पढ़ते हैं उसके बारे में कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों है, ये क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ये क्यों है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। पता चल गया? पहले मैं समझाऊंगा और आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। बाद में आप पीपीटी पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एम आई क्लियर? फर्स्ट ओनली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स रेदर देन राइटिंग डाउन, ओके। चलो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, it is same as National Digital Health Mission, NDHM। अभी क्या है, इसके आगे आयुष्मान भारत लगा दिया है, बिकॉज आयुष्मान भारत वो गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड सबसे बड़ी स्कीम है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको पूरे नेशन वाइड लॉन्च कर दिया है। पहले पायलट बेसिस के ऊपर 6 यूनियन टेरिटरीज में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन अब फाइनली दिस स्कीम ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसे पूरे कंट्री में रिलीज कर दिया गया है। ये 5 साल का मिशन होगा और 1600 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है विच विल एक्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम क्या रखा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है।
Now let us understand the broad reason why we have made this national digital mission, because government is trying to integrate all the health related records of the patient, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर्स, कहाँ कहाँ डॉक्टर्स है, कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी टाइप का डॉक्टर है भाई, रेडियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और कौन सी कितनी हॉस्पिटल्स है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। सपोज 2 साल पहले आपने अपना एक्सरे करवाया है, नाउ दैट एक्सरे का रिपोर्ट विल बी स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट इन योर ओन अकाउंट, जो आपका एक पर्सनल डिजिटल हेल्थ आईडी होगा, वहां पे हर एक सिटीजन्स के रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे। तो आप 2 साल बाद जाओगे तो आपको वापस एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन डायरेक्ट डॉक्टर को मिल जाएगा। पता चला हाउ दिस विल बी यूजफुल। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे विथ रिलेटेड टू हेल्थ। पता चल गया व्हाट इज द ग्रैंड आइडिया। सारे हॉस्पिटल्स कितने हैं, कहाँ पे है, डॉक्टर कौन कौन से हैं, पेशेंट्स क्या है, पेशेंट्स के पुराने रिपोर्ट क्या है, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, बिकॉज एवरी सिटीजन विल बी हैविंग हिज ओन डिजिटल हेल्थ आईडी। आप मुझे पूछोगे क्या सर ये सबको बनाना जरूरी है? द आंसर इज नो। इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ अ डिजिटल आईडी, देन आप जाके बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं है हर एक सिटीजन के लिए। पहले 6 यूनियन टेरिटरी पे लॉन्च किया गया था, अभी हर जगह किया गया। एम आई क्लियर गाइस? अंडरस्टूड? ओके, राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पीपीटी है कंटिन्यूएशन में। ठीक है, आयुष्मान भारत के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, and I must say this is a very nice initiative by the government, very very good initiative. ठीक है, सिक्स यूनियन टेरिटरीज है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब बेचारी 7 तो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, सॉरी 6 सॉरी 6 यूनियन टेरिटरी है, तो आराम से याद रख सकते हैं। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाली नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? इट इज सिंपल टू रिमेम्बर 6 यूनियन टेरिटरीज। जे एंड के को छोड़ के सारी की सारी है, सो सिंपल। ट्राई टू बी स्मार्ट। ठीक है, सबको कह रहा हूं, अगर आपको कहीं पे जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन नहीं है। ठीक है, सपोज सार्क के जो 8 मेंबर्स है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस पर कौन नहीं है, मॉरिशस नहीं है। ठीक है, यू कैन बी स्मार्ट। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया ये सबने? ओके, चलो। आयुष्मान भारत, आभा नाम क्या है? आभा। आभा का मतलब क्या है? और डिजिटल आईडी जो हर एक सिटीजन को जो मिलने वाला है, उसका नाम क्या है? आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, और उसमें क्या होगे? आपके सारे हेल्थ के रिकॉर्ड्स लिंक कर दिए जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीबडी? आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। Okay guys, one important point,
यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ो, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो गाइस, इंडिया में दो तरह की स्कीम होती है। जब सेंट्रल सेक्टर लिखा सेक्टर, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी स्कीम के पैसे देगा। पता चला, स्टेट गवर्नमेंट के पास से कोई टाइप का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर, तो क्या होता है, इवन स्टेट हैज टू पे सम परसेंटेज ऑफ मनी। एम आई क्लियर? ओके, चलो। नाउ गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, आपको पता होना चाहिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दैट मीन्स इस स्कीम में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएमजे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। इस स्कीम के अंदर टू इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। एक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना। और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या कहती है, दैट हम 5 लाख रुपए देंगे पर फैमिली, पर हेड नहीं, पर फैमिली 5 लाख रुपीज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर मतलब कुछ बड़े डिसीज हो, तो ऐसे सर्दी जुकाम हो गया, तो वो सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और यहाँ पे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा है, वहां पे उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सपोज आपको टीबी है या कोई बड़ा डिसीज हो गया, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी डिसीज कहे जाते हैं, और उसके लिए पर फैमिली 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी दी जाएगी। पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब बीजे मेडिकल कॉलेज, इट इज अ पब्लिक हॉस्पिटल, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सपोज केडी हॉस्पिटल। ठीक है, दोनों जगह पे ये स्कीम चलती है। ठीक है, जो भी एम्पैनल्ड है प्राइवेट फैसिलिटीज वहां पे। ठीक है, एम आई क्लियर? What is the main scheme, guys? This is the topmost initiative of government of India when it comes to health. ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। टोटल 10 करोड़ फैमिली आइडेंटिफाई किए जाएंगे, 10 करोड़ फैमिली, और हर एक फैमिली को कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए। लिख लो। एम आई क्लियर गाइस? आई होप देयर इज नो डाउट। और वो जो हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिग प्लान। पता चला, दिस बिग प्रोजेक्ट जो हमने डिजिटल अकाउंट वाला देखा, डिजिटल मिशन वाला देखा, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिग प्रोग्राम। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। ओके आदित्य, सॉरी सिद्धांत। सिद्धांत, इस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो 10 करोड़ हाउस होल्ड है, दे विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, उस लिस्ट में से द पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट और द नीडी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, ऐसे 10 करोड़ घर उसमें से ढूंढे जाएंगे। पता चला हाउ द बेनिफिशियरी विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, गुड गुड गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन guys. I have been seeing mock test of various institutes also, and same चीजें आ रही है, मैंने देखा था कल। सो दे हैव आस्क्ड अबाउट सुपर कंप्यूटर्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, फिर डीप ओशन मिशन था।
ठीक है। नहीं यार वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है मेरे कुछ कजिन्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो मैं उनको बताता रहता हूँ कि यार मैं ये भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि हाँ पार्थ भैया ये आ गया वो आ गया, ठीक है। वो मुझसे छोटे हैं तो वो मुझसे भी पढ़ते हैं कि क्या पढ़े हम लोग, तो मैं उनको बताता रहता हूँ। ओके, शुड आई गो अहेड गाइस? प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि सपोज आपको हॉस्पिटल जाने के पैसे ना हो, अगर आपने कुछ टैक्सी ऑटो या किया है तो इवन दैट इज कवर्ड। आपने कुछ और दवाइयां पहले से ले ली हो, कोई और छोटी सी दवाइयां या कुछ भी एक्सपेंडिचर, तो वो भी कवर किया जाएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको अगर रेगुलर चेकअप करवाने आना हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि चेकअप के पहले, इवन बिफोर एनी सर्जरी और एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल, आप चेक करवाने तो जाओगे डॉक्टर से कि मुझे क्या है, तो इवन दैट कॉस्ट इज पेड अंडर दिस स्कीम। पता चला? ओम? ओके, लेट्स गो अहेड गाइस। ओके, देखो यार ये बहुत ही जोरदार न्यूज है, मुझे तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीजन इज दैट आईपीसीसी, it is world's biggest organization of public and private individuals, institutions, and NGOs, and they deal with the issue of climate change. पता चला? इनका काम क्या है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च करना, to help governments to make some policies which are friendly for climate change, to guide governments, to guide citizens that what they should do so that climate change and its effect can be reduced. तो रिसेंटली अभी उनका 6th रिपोर्ट रिलीज किया गया है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि सुधर जाओ वरना हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट कब आया था इनका? 1990 में, और उसके बाद 5 रिपोर्ट आए हैं 1990 में, 1995 में, 2001, 7 एंड 15, ठीक है। Are you clear what is IPCC and what is their assessment report is about? It is about climate change. It helps government. It helps people. Now read this. For the first time, they have made an assessment about regional and sectorial impact of climate change. पहले क्या था? They used to give out big policies at national level and international level. But now for the first time, even regional observations are given by them. Like अहमदाबाद में क्या असर होगा, मुंबई में क्या असर होगा, पता चला? What do you mean by regional assessment? Okay, लिख लो guys. प्लास्टिक कम यूज किया करो, पानी का बचाव किया करो, लाइट बिल कम जलाया करो, ठीक है। इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ देन यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो आपको कम करना है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपका? आप सुबह उठ के जब लाइट चालू करते हो, दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। आप जब एक्टिवा चलाते हो, दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। आप कपड़े पहनते हो, दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। क्योंकि हर एक चीज बनाने के लिए कार्बन का एमिशन होता है, समझ रहे हो मेरी बात? इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? कोल जला के, कार्बन एमिट होता है। पेट्रोल यूज करते हो, कार्बन एमिट होता है। कपड़े बनाने में क्या होता है? प्रोसेस जो होती है उसमें भी कार्बन एमिट होता है। एंड कार्बन इज द मेन गुंडा फॉर ग्रीन हाउस गैस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
Okay, guys, let's go ahead. Let's see what is the next PPT about. ठीक है, चलो. Okay, क्या कहता है? It talks about, the report talks about impact on health. For the first time, IPCC sixth report is talking about the impact of climate change on health. तो उन्होंने क्या फाउंड आउट किया है? That vector-borne diseases and water-borne diseases will be widespread. Vector-borne diseases मतलब मलेरिया, पता है ना, पानी पीने से होता है. जॉन्डिस. और वेक्टर-borne diseases मतलब जो मच्छर काटने से होता है. चिकनगुनिया, डेंगू. ठीक है, इसके केसेस ज्यादा बढ़ेंगे बिकॉज hot climatic conditions are favorable to vector-borne disease and water-borne diseases. I hope you understand this. Then the other thing, it has also said that related to circulatory, respiratory, infectious diseases will increase. Even infant mortality, infant मतलब बच्चे, उनके मरने के केसेस ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर. फिर तीसरी बात क्या कही है उन्होंने? इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर. हीट वेव, पूरा इंडिया अभी हीट वेव के अंदर है, आपको पता होना चाहिए. दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. फ्लडिंग, ड्रॉट, एयर पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. और रिपोर्ट ने इंडिया के लिए तो रेड अलर्ट डिक्लेयर किया है. Like India is one of the most vulnerable hotspot, and some cities are facing climate disasters such as flooding, sea level rise, and heat waves. मुंबई के लिए क्या बोला है? सी लेवल राइज होगा और फ्लडिंग होगा. ठीक है, तो आप लोग जो मरीन ड्राइव पे चिल करने जाते हो, पिज्जा बाय द बे और डोम में जाके खाना खाते हो, वो नहीं खा पाओगे. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना उससे. अहमदाबाद के लिए क्या बोला है? डेंजर ऑफ हिट वेव्स. ठीक है, लिख लो. आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेट विद ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ये जो भी कहा है वो आप एवरी डे फेस करते हो. ठीक है, सी लेवल राइज का बेस्ट एग्जांपल देख लो आप लोग. द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, they are shifting it because of Jakarta sinking under the sea. जकार्ता में सी लेवल राइज की वजह से पूरा का पूरा थोड़ा 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 करके वो डूब रहा है पूरा. सो एवरीथिंग इज रिलेटेबल. ठीक है, लिख लो फटाफट. ओके गाइस, लिख लिया आपने? एवरीबॉडी चले आगे. हाउ दे प्रेडिक्ट. अरे वैभव, आईपीसीसी तो बहुत जोरदार ऑर्गेनाइजेशन है. आप है ना लेक्चर के बाद इनको ये बारे में गूगल करके देखना, उनकी मेन वेबसाइट पे जाना. दे हैव thousands of scientists and NGOs working under them. मतलब बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है इनके पास. तो वो लोग अपने रिपोर्ट्स भेजते हैं आईपीसीसी को. और आप नहीं मानोगे, आईपीसीसी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, मतलब सरकार और सारे इंस्टीट्यूशंस इनकी बात सुनते हैं. दे हैव इवन वेरी क्लोज एफिलिएशन विद यूनाइटेड नेशंस आल्सो. ठीक है, अभी आईसीसी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हो गया गाइस? ओके वैभव, यू गॉट द आंसर. हाउ डू दे मैनेज ऑल दिस थिंग्स? ओके,
नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीसीसी। देखो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, मामी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स एंड एनजीओ, ठीक है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, देखो, क्लाइमेट चेंज तो नेचुरली भी होता है, बट दिस क्लाइमेट चेंज इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण, ठीक है। ये कब बनाया गया है? 1988 में। दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है इसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, WMO एंड UNEP, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये लोग कहाँ बैठते हैं आराम से चाय पानी करने के लिए? आईपीसी वाले जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मतलब खुद ठंडी ठंडी हवा खाते हैं और हमको बताते हैं कि भाई तेरे वहां पे बढ़ने वाला है। कल कौन सी मॉक थी, क्या थी? मेरे को तो पता ही नहीं है मॉक के बारे में, ठीक है, इसके लिए कल कौन सी मॉक थी? अच्छा, खुद से करते हो? अच्छा अच्छा, तो अच्छा है ना, रिवीजन हो गया ना आपका, मस्त जलसा करो। अभी तो कौन बोर हो गया? दे आस्क्ड हेडक्वार्टर इन क्राइस्ट की एग्जाम। हाँ दृष्टि, ये बहुत, देखो यार, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडी है ना, उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना ही चाहिए। और ये एक्चुअली आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, कहाँ पे है। अभी यूएनईपी के बारे में भी पढ़ना है हमें आज। ના ના, આપણે યાર રંશ ગાંધીજી વાળા છે, અહિંસા પરમો ધર્મ, નો વાયલેન્સ, શાંતિ રાખવાની, ક્રાંતિ નહીં કરવાની। वेरी गुड। नायरोबी, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नायरोबी केन्या, वो अपनी नायरोबी याद है ना, मनी हाइस्ट वाली, हाँ वो अच्छी है, आराम से सोचती है, ठीक है। और बर्लिन जैसा काम नहीं है उसका। थैंक यू अंश। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चले आगे, लिख लिया? ओके गाइस, लेट्स लेट्स गो। ये देखो, उसके बारे में ही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। गाइस, हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने जस्ट बताया, इट इज इन नायरोबी, केन्या, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। कितने मेंबर्स है? 193, एंड दे मीट एवरी 2 years फॉर हैविंग डिजर्ट्स, कपकेक्स एंड टी, ठीक है, चाय पानी के लिए। इट वॉज क्रिएटेड इन 2012 during the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20 कहते हैं। गाइस, रियो कॉन्फ्रेंस क्या है? मैंने उसके बारे में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बताओ तो जरा, याद है ना? द फर्स्ट रियो कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1992, ठीक है। और उसमें 20 डालोगे तो क्या आएगा? जून 2012, 20 साल बाद। इसके लिए नाम क्या है? Rio+20, ठीक है। और ये याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की बात कर रहे हैं। दैट जो असेंबली है, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूएनईपी प्रोग्राम। समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो है,
that assembly is the governing body of UNEP, जो हर 2 साल में मिलती है। 1993 और 193 मेंबर्स है। और ये असेंबली कब बनाई गई थी? जून 2012 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो प्लस 20। शिलराज, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को कंफ्यूजन का। देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी वो 1972 में बनी थी। ये जो यूएनईपी है ना यहाँ वाला, ये 1972 में बना था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद, स्टॉकहोम मीटिंग के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो असेंबली है विच इज द गवर्निंग बॉडी, वो कब बनी थी? 2012 इन। अब क्लियर सबको? अब किसी को कोई डाउट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएनईपी एंड यूएनईए? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। जो स्टॉकहोम में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का ऑफिशियल नेम बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस मीटिंग ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इंदिरा गांधी गई थी इस मीटिंग में, ठीक है। और वैसे देखने जाए तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आंसर बताओ मुझे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? वेरी गुड, नेहरू, ठीक है। नेहरू एंड कांग्रेस। आपको पता होना चाहिए, आप कहीं पे भी फंस जाओ ना आज के जमाने में, तो उनका नाम घिस देना, आप बच जाओगे, ठीक है। ये इज लाइक च्यवनप्राश जो हम सब खाते हैं, ठीक है। चलो हो गया गाइस, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। इसकी अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी रिसेंटली। तो मीटिंग क्या थी, मीटिंग में क्या बात हुई, थीम क्या है, वो देख लेते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड एक होमवर्क है जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूछूंगा और आप लोग करके आओ, ठीक है। चलो देखो, द 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, आप गिन लो, अगर 2012 में बनी थी तो 2 करोगे तो 2022 में इट विल बी द 5th असेंबली। दे कंक्लूडेड विथ 14 रिजोल्यूशंस। कितने रिजोल्यूशंस डिसाइड किए गए हैं? 14 रिजोल्यूशन टू स्ट्रेंथन एक्शन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मेरे बच्चों बताओ तो कितने एसडीजी है? देयर आर हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? वेरी गुड, ये मैं पढ़ा चुका हूं, 17, ठीक है। वेरी गुड। ओवरऑल थीम क्या है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की? स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, which was hosted by the UNEP. Assembly will be followed by UNEP at 50. Why this is important? मैं आपको ये नहीं पढ़ा था, because 1972 में UNEP बनी थी, just हमने पढ़ा। आगे मैंने आपको बताया ना, that United Nation Environment Program, EP वाला, that was created in 1972. तो उसमें 50 साल डालो तो कितना होगा? 2022। तो उसकी 50 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है। एंड क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? हाउ टू बिल्ड अ रिजिलिएंट एंड इंक्लूसिव पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। एम आई क्लियर गाइस यूएनईपी एंड यूएनईए के बारे में? ओके, योर होमवर्क इज टू रीड about the 14 resolutions. ये पढ़ना है आप लोगों को
मैं अभी से कह रहा हूं, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 14 रिजोल्यूशंस कौन से टॉपिक के ऊपर थे। फॉर एन एग्जांपल, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जीज, इस तरह सिर्फ 14 आपको मेन टॉपिक्स पढ़े हुए होने चाहिए। क्लियर? मजा आ रहा है? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। श्रीनिधि जी का क्या कंटिन्यू है, मुझे पता नहीं चला। मतलब ओम, आपको क्या नहीं पता? मतलब मैंने अभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, पता नहीं चला मुझे। ओम, आप क्या कहना चाह रहे हो? ओके, हाँ, ओके ओके। ओम, यू जस्ट हैव टू गूगल, इतना लिख के गूगल कर देना, UNEP UNEA 14 रेजोल्यूशन। आप इतना डाल के गूगल करोगे, आराम से एक आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, और उसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया भाइयों बहनों? ओके ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। ओके ओके ओके, चलो। डू यू गाइस रिमेंबर, ये यूरोपियन यूनियन का कन्वेंशन नहीं है। गाइस मेरी बात सुन लो ध्यान से। डू यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको रशिया और यूक्रेन का पूरा एक मैप दिखाया था, एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी। ब्लैक सी कैसे मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है? थ्रू 2 पासेस। कर्ट्स क्रेक नहीं, कर्ट्स क्रेक नहीं, कर्ट्स क्रेक से सी ऑफ एजो। अरे यार, सब भूल जाते हो आप लोग यार। कर्ट्स क्रेक जो है उससे सी ऑफ एजो वो कनेक्टेड होता है ब्लैक सी से, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो क्या है? ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा से, ठीक है। और जो डार्डेनलिस स्ट्रेट है, इट कनेक्ट्स मार्मरा टू एजियन सी, और फिर यू कैन गो फ्रॉम एजियन सी टू मेडिटेरियन। याद आया? मैंने बोला था बीड़ी बीड़ी, बीड़ी पीने का बीड़ी, और बीड़ी के बीच में क्या आता है? सी ऑफ मार्मरा, ठीक है। गाइस मैं गारंटी देता हूं, मैंने आपको बहुत
मैंने आपको ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर मैच करती है, सी ऑफ मारमरा कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़वाया था, बिकॉज उसके काफी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन. सो प्लीज डोंट टेक इट वेरी लाइटली. अभी ये जो एक कन्वेंशन है वो उसके ऊपर ही बेस्ड है, इन सारे स्ट्रेट्स के ऊपर. एम आई क्लियर? ठीक है, चलो समझते हैं. मॉन्ट्रू कन्वेंशन नाम है, मैं ऊपर से हाईलाइट दे देता हूं. मॉन्ट्रू कन्वेंशन साइन किया गया था सम कंट्रीज टुगेदर, and it deals with those countries which border Black Sea. So how this country can send their navy, their civilian ships from Bosphorus Strait and Dardanelles Strait to Mediterranean Sea. पता चला, it talks about the passage of civilian and military ships of कौन सी countries? Of the countries bordering Black Sea, and also of the countries who are not bordering but are involved in any kind of war, to regulate their traffic of ships from entering into Mediterranean Sea or to going into the Black Sea. पता चला, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी जाने में और मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी जाने में. एम आई क्लियर इतना गाइस? न्यू स्टूडेंट्स पता चल रहा है जब आंसर जाता है? आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, लेट्स गो अहेड. हाँ, तो ये पावर्स किसको दिए गए हैं? ये पावर्स किसको दिए गए हैं? शिप्स को रोकना, ब्लॉक करना और रेगुलेट करना अंडर मॉन्ट्रू कन्वेंशन. ये पावर किसको दिए गए हैं? द कंट्री ऑफ टर्की. ठीक है, टर्की हैज द पावर अंडर द मॉन्ट्रू कन्वेंशन. ठीक है, तो टर्की ने क्या बोला है रिसेंटली? दैट दे आर प्लानिंग बोला है मैंने, टू ब्लॉक रशियन वॉरशिप्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू ब्लैक सी. कि हम उनको ब्लैक सी जाने में रोकेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं. ठीक है, ban Russian vessels from entering into Black Sea through Bosphorus and Dardanelles Strait. ठीक है, Bosphorus and Dardanelles Straits are also known as the Turkish Strait or the Black Sea Strait. क्या कहा जाता है इन दोनों स्ट्रेट को? टर्किश स्ट्रेट भी कहा जाता है और ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी कहा जाता है. एंड दे कनेक्ट द एजियन सी टू द ब्लैक सी via Sea of Marmara. Just मैंने आपको बताया. Are you guys getting it now? Just I show you how Black Sea is connected to Aegean Sea through Sea of Marmara. ठीक है, it is the only passage through which the Black Sea ports can access the Mediterranean Sea and beyond. अगर ब्लैक सी वाले किसी भी शिप को मेडिटेरियन सी में जाना है, that they have to pass compulsory through the BD, Bosphorus and Dardanelles Strait. ठीक है, पढ़ लिया, लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. में इसको है ना, मैंने जानबूझ के मॉन्ट्रू कन्वेंशन बाद में पढ़ाया है, बिकॉज पहले मुझे आपका बेस बनाना था. आपको पता तो होना चाहिए बॉस्फोरस क्या है, डार्डेनेलिस क्या है, कर्ट स्ट्रेट क्या है. ठीक है, नाउ आप सब लोग इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे. ठीक है, वरना एक ही बारी में ये सब मैं तोड़ देता तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते. सब आता है, ये अभी एक ही पीपीटी है, अभी 2-3 पीपीटी है इस टॉपिक के बाद, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, पहले इतना घिसो, अब मैं पढ़ाता हूं आगे. देखो यार, रशिया किसी को नहीं छोड़ेगा. नेटो ज्वाइन करोगे तो रशिया आपको ठोकेगा. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट. आई होप दिस कंट्रीज कैन understand
लाइक दे शुड नॉट ज्वाइन नेटो, लेकिन अगर उनको खुजली है नेटो ज्वाइन करने की तो कर लो, ठीक है। नहीं, वॉर्सो पैक्ट तो बहुत पहले, आप ख्याति लेक्चर्स देख लो पुराने। अरे अभी किसी ने मुझे बोला कि रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, सारे मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, ठीक है। मेरे मोस्टली, हाँ, एप्लीकेशन में मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं गाइस, ठीक है। आप लोग है ना अभी 2x की स्पीड लगाओ और सारे 2-3 वीडियो एक दिन में देख लेने, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका रिवीजन हो जाएगा एकदम फटाफट। 1.5x या 2x में डाल के देख लेने, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया भाई लोग, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर से, हाँ ख्याति, नोट्स रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आपने बहुत अच्छे से नोट्स कंपाइल किए, ठीक है। अरे भाई लोग चले आगे, बताया नहीं आप लोगों ने, ठीक है, चलो। हाँ देखो, देखो ये अग्रीमेंट कब साइन किया गया था? 1936 में, दैट मीन्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। किसने साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान। एक जापान को याद रखना, इवन जापान ने ये साइन किया था, ठीक है। वाई, क्यों मैं ये कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ बाकी की सारी कंट्रीज देखो, जापान और ऑस्ट्रेलिया याद रखना। ये ऑस्ट्रेलिया और जापान को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री है ना, दे आर लोकेटेड नियर ब्लैक सी और नियर यूरोप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान इतने दूर बैठे हैं, तब भी वो पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑड है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। नाउ द कन्वेंशन गिव्स टर्की कंट्रोल ओवर द वाटर रूट बिटवीन ब्लैक सी, ठीक है। अभी मुझे किसी ने पूछा था दैट ब्लैक सी में कौन सा बेस है? रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर नेवल बेस है सेवास्टोपोल ऑन द क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला जो उन्होंने 2014 में एनेक्स कर लिया था, वहां पे रशिया का खुद का बेस है। एंड क्रीमियन पेनिनसुला इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी थ्रू कर्ड स्ट्रेट, जो अभी हमने पढ़ा ना, कर्ड स्ट्रेट, ठीक है। गाइस, अगर पता ना चल रहा हो तो इस लेक्चर के बाद गूगल करना कि कर्ड स्ट्रेट कहां पे है, उसके आजू बाजू कौन सी कंट्री है। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, मेरे लेक्चर्स में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको याद है ना, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कर्ड स्ट्रेट, बीडी स्ट्रेट हम सब कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रीज अराउंड द ब्लैक सी, ये सब हमने कर लिया है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। यस, Sevastopol is the only warm water port. मैंने आपको बताया था that Russia is located in the very north hemisphere. तो उनके जितने भी पोर्ट्स हैं वो ठंडियों में तो फ्रोज हो जाते हैं, फ्रोजन रहते हैं, एक्सेप्ट सेवास्टोपोल। तो रशिया के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे। However, for ships to move to and fro the Mediterranean and beyond, they have to pass through BD Strait, जो कंट्रोल कौन करता है? टर्की, अंडर द मॉन्ट्रू कन्वेंशन। मॉन्ट्रू कन्वेंशन के अंडर टर्की कैन कंट्रोल द बॉस्फोरस एंड डार्डानल्स स्ट्रेट, ठीक है। चलो, it sets the limit on the passage of civilian vessels and also military warships through the BD Strait, ठीक है। BD Strait क्या कहता है? That in the event of war, Turkey has the right to regulate the transit of naval ships. अगर वॉर होती है तो टर्की के पास पावर है रेगुलेट करने का, क्या? नेवल शिप्स, एंड टू ब्लॉक द स्ट्रेट्स टू वॉरशिप बिलोंगिंग टू द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो भी झगड़ा कर रहे हैं, टर्की उनकी शिप्स को ब्लॉक कर सकता है फ्रॉम पासिंग थ्रू Bosphorus and Dardanelles Strait, ठीक है। Any country with coastline on the Black Sea, देखो यहाँ पे लिखा है ब्लैक सी में कौन सी कंट्रीज की कोस्ट है? रोमेनिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया,
रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है गाइस, इसके लिए एक निमोनिक्स आपको लिखना है तो लिख लो, मैं मेरी एग्जाम्स के लिए याद रखता हूं, टी बर्गर करके। ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है? द आंसर इज टी बर्गर। टी स्टैंड्स फॉर टर्की, बर्गर में बी स्टैंड्स फॉर बल्गेरिया, आर फॉर रोमेनिया, यू फॉर यूक्रेन यूक्रेन, जी फॉर जॉर्जिया एंड ई का कुछ नहीं और आर का क्या है? रशिया। सिंपल। टी बर्गर, टी बर्गर ये याद रख लेना। ठीक है, तो ब्लैक सी के पास कौन सी कंट्रीज है उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, Turkey has already used the convention power during World War II when they stopped the Axis power from sending their warship to attack Soviet Union. Axis power मतलब इटाली, जर्मनी एंड जापान, उनको रोका गया था, उनकी वॉरशिप्स को रोका गया था टू अटैक सोवियत यूनियन। एंड इन द सेम वे इन वर्ल्ड वॉर टू सोवियत नेवी वॉज ब्लॉक फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मेडिटेरियन कॉम्बैट। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट इन दिस? सब लोग सो तो नहीं गए हो ना, खो तो नहीं गए हो ना? ये तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। ठीक है, दिस इज वेरी अमेजिंग। लिख लो फटाफट लिख लो, इसके बाद एक और लास्ट पीपीटी है इसी टॉपिक की, बाद में नेक्स्ट टॉपिक। मैंने ना आई गेस 3 या 4 हफ्ते पहले से मॉन्ट्रू कन्वेंशन के ऊपर मेरे नोट्स बनाए और मैंने सोचा था मैं उसका फोटो चिपका के यहाँ पे चिपका दूं, लेकिन पता नहीं वो नोट्स कहाँ गुम गए हैं मेरे, वरना मैंने एकदम मस्त छोटे फॉर्मेट में लिख के लाया था। सो अनफॉर्चुनेटली आपको इतना लंबा लिखना पड़ता है, वरना मैंने नोट्स बनाई थी मेरे खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए लेकिन वो पेज ही गुम गया मेरा। इस कन्वेंशन के अंदर एक प्रोविजन है, अंडर दैट प्रोविजन टर्की कैन नॉट स्टॉप एनी नेवल वॉरशिप विच इज रिटर्निंग टू इट्स बेस। मतलब अगर सिवेस्टोपोल जो रशिया का बेस है, अगर वहां पे कोई शिप जाना चाहता है तो उसे टर्की नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द लूप होल इन दिस ट्रीटी, इन दिस कन्वेंशन। बिकॉज रशिया की कोई शिप उसके खुद के बेस पे जा रही है तो टर्की के पास उसके पावर्स नहीं है उस शिप को रोकने के लिए। पता चल गया आपको? ये सिवेस्टोपोल के उधर ही किसी शिप को जाना है, देन टर्की कैन नॉट स्टॉप दैट शिप बिकॉज वो शिप तो अपने बेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? बदल लू मैं इसको? लिख लिया आप सबने? ओके। In the current situation, Turkish government finds itself in a difficult position because यूक्रेन एंड रशिया वो दोनों टर्की के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। ठीक है, फॉर मिलिट्री अग्रीमेंट्स। टर्की इज ऑलरेडी अ नेटो मेंबर सिंस 1952 एंड टर्की इज ट्राइंग टू बैलेंस द वेस्ट एंड द रशिया। पता चला, टर्की को वेस्ट के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं लेकिन रशिया भी काफी इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए। तो टर्की क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दैट अंडर आर्टिकल 19 a treaty contains an exception. Turkey cannot block any warship
रिटर्निंग टू इट्स बेस, ठीक है, जो उसके खुद के बेस पे जा रहा हो, टर्की उसे ब्लॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? लिख लो फटाफट। ओके गाइस, लिख लिया भाइयों बहनों? ओके लेट्स गो एड गाइस। ऑक्सीजन है आप सबका कि निकल गया? नहीं है तो भर के आओ, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चॉकलेट लेके बैठने का, ठीक है, चॉकलेट गिव्स यू पावर, ठीक है। एग्जाम के पहले भी चॉकलेट खा के जाना, ठीक है, मुन्ना भाई की तरह। माँ बोलती है दही खा के जाने का, पेपर एकदम जोरदार जा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, कौन घूम के आया इधर? गया है कोई? मैं नहीं गया, ठीक है। जो आईपीसीसी के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने उसी रिपोर्ट में ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बोला कि तुम लोग सुधर जाओ, वरना आपकी ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है विच इज मेड अप ऑफ कोरल्स, वो नहीं रहेगी। नाउ लेट मी टेल यू दैट कोरल्स करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू वाटर टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, तो कोरल उसके पास जो एक जूजेंथाली करके ऑर्गेनिज्म रखता है, उसे निकाल देता है और कोरल्स मर जाती है। एम आई क्लियर? और जब कोरल्स मर जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। ऑलरेडी 3 कोरल ब्लीचिंग तो हो चुके हैं फ्रॉम 2016 टू 2020, ठीक है गाइस। एक मिनट, देखो ये देखो, कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग occurs when temperature, light और nutrients in the ocean changes। जब टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताया है इन द आईपीसीसी रिपोर्ट, दे से दैट इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है? कोरल बिकम स्ट्रेस, कोरल को भी क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है। आप सबको भी स्ट्रेस होगा, है कि नहीं? मेरे को तो नहीं है, ठीक है, आपको भी नहीं होना चाहिए। तो क्या स्ट्रेस हो जाता है एंड द कोरल ब्लीच हो जाती है, टर्न व्हाइट। कोरल्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड कलरफुल स्ट्रक्चर, लेकिन कोरल जब स्ट्रेस में आती है तो वो क्या होता है? व्हाइट हो जाती है। और इस इवेंट को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। जो मैंने आपको जूजेंथाली के बारे में यहाँ पे लिखा है, जो कोरल के अंदर रहती है, कोरल का जो कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जूजेंथाली। बट जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और कोरल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो कोरल क्या करती है? ये जूजेंथाली को निकाल देती है, ठीक है। और जब निकाल जाती है तो आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट हो जाती है कोरल। ये राइट अपनी लेफ्ट साइड देखो कितनी कलरफुल है, पर्पल कलर में। लेकिन जब वो कोरल जूजेंथाली को निकाल देती है तो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। आर यू गेटिंग इट?
Yes, Khyati, it is important. Definitely. देखो guys, I am teaching you only those things which are in extreme चर्चा. अभी आपको अगर ऐसा है तो टेक आउट योर फोन्स एंड जस्ट राइट डाउन आईपीसीसी इंडियन एक्सप्रेस. आपको पूरा आर्टिकल 2 महीने पहले का मिल जाए. समझ रहे हो? आई एम ओनली टीचिंग यू दोज थिंग्स विच आर कमिंग इन न्यूज पेपर. आप कोरल ब्लीचिंग लिख दो, आईपीसीसी लिख दो और द हिंदू लिख दो, आपको तुरंत आर्टिकल मिल जाएगा. मार्च का और अप्रैल का, आई गेस फरवरी का. ठीक है? सो दिस आर ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स. ठीक है? एम आई क्लियर? चलो, आपको पता होगा स्पेशली जो क्लैक दे रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर से ही आर्टिकल्स उठा के पूछते हैं. ठीक है? और कोरल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है. ये देखो, कोरल का इंपॉर्टेंट देख लो. कोरल ग्रेट बैरियर रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहे हैं, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसिफिक ओशन, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ठीक है? The ocean warming and heat waves will cause loss and degradation to the tropical shallow coral reef. ये क्या करता है? कोरल रीफ जो है, अगर ब्लीचिंग हो गया तो आईपीसीसी क्या कहता है? 10,000 जॉब्स निकल जाएंगे. कोरल की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कोरल्स दैट 10,000 जॉब्स ऑस्ट्रेलियंस आर गेटिंग. लेकिन अगर कोरल ब्लीच हो गए, कोरल व्हाइट हो गए, तो ये 10,000 जॉब्स भी चले जाएंगे. अराउंड 1 बिलियन पीपल, 100 करोड़ लोग हैं, दे रिलाई ऑन कोरल फॉर देयर एवरीडे लिविंग. समझ रहे हो कोरल का इंपॉर्टेंस? 100 करोड़ लोगों की जिंदगी इस कोरल के ऊपर डिपेंड करती है. ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर 10 से 15,000 जॉब्स डिपेंड करती है. अगर ये बैरियर रीफ नहीं रहेगी तो क्या होगा? और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं. फ्रॉम स्पेस इट इज द ओनली ग्रेट बैरियर रीफ जो आप देख सकते हो. जब आप स्पेस में से अर्थ को देखते हो तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ आराम से दिख जाती है. आर यू गेटिंग? और ये पूरी की पूरी रीफ अंडर द सी है. तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, क्वींसलैंड जाओ और वहां पे अंडर वाटर डाइव करो और ये ग्रेट बैरियर रीफ को देखना. और जब देखो तब मुझे याद करना. ठीक है? अभी ये लिख लो फटाफट. अगर मैं ऐसे सारे टॉपिक्स कवर नहीं करूंगा और इसके ऊपर से कुछ आया तो फिर आप मुझे थोड़ी गालियां दे दोगे शायद. तो उससे अच्छा है कि मैं इतना पढ़ा लूं आपको कि आपको मुझे कम दो. समझ रहे हो मेरी बात आप? भाई, अभी मुझे ये बताओ, किसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो मैंने पढ़ाई थी वो याद है? मैंने आपको दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल दे के समझाया था कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, लैंड मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों मोनेटाइजेशन करना चाहती है. याद आ रहा है किसी को? हाँ, तो वो याद रखना, आज उसे भी पढ़ना है. ठीक है guys? Everything is in continuity. As I told you, I'm trying to revise the important points before some important topics before your exam. समझ रहे हो? ये सारा मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट वी आर ट्राइंग टू रिवाइज इट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको जो बोलता हूं वो भी आपको पढ़ना चाहिए. मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 2-3 आर्टिकल पढ़ लो, देन यू शुड रीड इट आफ्टर द लेक्चर. हो गया भाई लोग? बदल दूं मैं? डाउट है तो जल्दी पूछो भाई.
वीडेन इंस्टीट्यूट क्या है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए एक बार, ठीक है? ओके गाइस, देखो ये कोरल रीफ के बारे में है. इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेक्युलर कोरल रीफ सिस्टम composed of 2,900 individual reef and 900 island. It is located in Coral Sea. कहाँ पे लोकेटेड है आप समझ रहे हो? पूरी सी का नाम ही रख दिया है कोरल सी. इन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, ठीक है? It can be seen from the outer space and it is world's biggest single structure made up of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो ये कोरल रीफ है, ठीक है? इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981, सिंस 1981. क्लियर? लिख लो फटाफट, देन वी विल गो अहेड. लग रहा है ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. Okay guys, लिख लिया? Should I go ahead? Okay guys, let's go. इसके बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था. दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. स्टोरी समझते हैं क्या है? देखो, अगर आपको फॉरेन से कोई भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है टू एन इंडिविजुअल or to an organization, then there are some rules that has to be followed. Individual can get foreign contribution up to 25,000. ठीक है? एक इंडिविजुअल इंसान 25,000 तक फॉरेन से पैसा ले सकता है. लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पैसे लेने हैं, then they have to take a permission of FCRA from Ministry of Home Affairs. ठीक है? तो गवर्नमेंट ने इसके रूल्स फकरा के 2010 में ये लॉ आया था, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक दिस रूल्स मोर स्ट्रिंजेंट, मोर हार्ड, because government was of the opinion that the funds that we are receiving from foreign countries, they are utilized in India for anti-national activities. But civil society and NGOs argued that this is done by the government to protect themselves because we are critical of the government. पता चला सिविल सोसाइटी और NGOs क्या कहती है कि ये सरकार ने इसके लिए किया है because we are critical of government policies and that is the reason. ठीक है? तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो पढ़ लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट upheld the law that was passed by the central government. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? That receiving foreign donation cannot be an absolute right and this can be regulated by parliament. कोर्ट ने क्या बोला? That this act, that the money that is received from the foreign country, it acts as a medicine to a certain extent, but after a while it is an intoxicant metaphor. मतलब वो फिर सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है. कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला? Because सुप्रीम कोर्ट ने कहा that this money is used to impose political ideology. मतलब कोई टाइप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंपोज करने के लिए ये पैसा यूज किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा that even पूरे वर्ल्ड में there are this type of rules and regulations. There are global precedents
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट्स देते हुए दे अपहोल्डेड द लेजिस्लेशन और उन्होंने कहा दैट पार्लियामेंट इज वेल विद इन देयर राइट्स टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर और टू ब्रिंग दिस एन अमेंडमेंट। पता चल गया आपको गाइस? स्टोरी पता चल गई? कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इंडिविजुअल को परमिशन देने की जरूरत नहीं है अप टू द 25,000 रुपीज, लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ आफ्टर एवरी 5 years। इसके नेक्स्ट पीपीटी में हम देखेंगे दैट व्हाट आर द अमेंडमेंट्स दैट वर बॉट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इतना लिख लो पहले। अभी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, पिछले 6 महीने के, मैं कह रहा हूं पिछले 6 महीने के, आपको इसके ऊपर मिलेंगे न्यूमरस आर्टिकल्स। यू विल गेट न्यूमरस आर्टिकल्स। एम आई क्लियर व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? मेरे नए स्टूडेंट्स थोड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे, 20 जितने चले गए, उनको क्या है अभी तक आदत नहीं पड़ी मेरे लेक्चर्स की। अरे बाप रे। हेलो, हाँ लिख लिया? ओके, मैं आपको ऑलरेडी थोड़े पॉइंट्स बता देता हूं तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट पीपीटी पढ़ लेना। देखो गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट्स किए हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको दिल्ली में किसी भी इंस्टीट्यूशन को फॉरेन फंडिंग चाहिए तो दिल्ली में आपको एसबीआई के अकाउंट में ही अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। पता चल गई पहली बात कि आप कोई भी और ब्रांच में कहीं और जगह पे पैसा नहीं ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एसबीआई की अकाउंट में ही आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया that you cannot utilize the money for any other purpose rather than the purpose you have seek to receive the money for। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे गरीबों को पानी पिलाने के लिए पैसे चाहिए तो मुझे सिर्फ वो पैसा उसी काम में यूज करना पड़ेगा, मैं मेरे घर के बनाने में वो पैसे यूज नहीं कर सकता। पता चल गया? फॉर एन एग्जांपल मैं दे रहा हूं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने बोला है that you cannot use large amount of money for administrative purposes। मतलब मेरे को 100 रुपए किसी ने दिए फॉरेन अकाउंट में तो मैं उसमें से 80 रुपए लोगों को सैलरी देने के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो रुपए मेजॉरिटी जो पर्पस के लिए मुझे दिए गए हैं उसके लिए ही यूज करने। पता चला? और जो मेजी और जो दूसरी कंडीशन थी और वो इम्पोर्टेंट वो थी दैट जो ऑफिस होल्डर है, जो उस एनजीओ का मालिक है, उसे अपना आधार कार्ड और सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर गाइस? सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। पढ़ लो। जो मैंने अभी बोला ये सेम है। प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी सिविल सर्वेंट पैसा नहीं ले सकता है फ्रॉम फॉरेन। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। आधार नंबर देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। एसबीआई की न्यू दिल्ली में जो ब्रांच है, ख्याति आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डेफिनेटली लिखने पड़ेंगे ना। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको इतने अच्छे से समझाया है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिंग का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बोला, देख आपको पैसा जो दिया है उसका सिर्फ 20% ही यूज कर सकते हो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए।
पहले अप टू 50% यूज कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 20% यूज कर पाओगे, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। शुड आई गो अहेड? वेरी इजी टू रिमेंबर गाइस। श्रीलंका के बारे में पूछ सकते हैं, एंड आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर, पक्का। श्रीलंका का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शायद मैंने कर लिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शायद कर लिया है, ठीक है। इंडिया की कोल शॉर्टेज के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी पूछेंगे आपको कहाँ पे कितनी माइंस है, कितना प्रोडक्शन है, ठीक है। क्वेश्चंस आप समझो, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उस तरह से देखो आप। इसमें तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट वर द रिसेंट अमेंडमेंट्स, और 4 ऑप्शन दे देंगे। कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मैनेज करता है, विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इफ any organization wants to receive money from foreign, then they should open account in which branch, in which city, ठीक है। Are public servants eligible to receive foreign funds? समझ रहे हो? कोल के ऊपर क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ लगता है देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड इट, ठीक है। अरे एग्जाम कब है आप सब लोगों का? जून 19। ओके, जून 19 को कौन सा एग्जाम है भाई? क्लैट। और बाकी सारे एग्जाम प्राइस का, सिम्बायोसिस का, वो कब है? 26 जून को आइलेट। ओके, वो हो गया क्या प्राइस वाला, सिम्बायोसिस वाला? प्राइस कैसा गया सबका? जीके कैसा रहा? अनमोल, जीके अच्छा था ना? अनमोल, प्लीज यू मेल मी द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन प्राइस जीके की एग्जाम, ठीक है। सो आई कैन हैव अ बेटर आइडिया कि बच्चों को कौन सा क्या पढ़ाना होता है, ठीक है। मुझे जो भी क्वेश्चंस तेरे को याद है ना, तू मेरे को है ना वो सारे क्वेश्चंस भेज देना, ठीक है। आन्या, ओके 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 आन्या, तो सिम्बायोसिस का कब है? ठीक है, चलो गाइस, वी आर गुड गाइस, वी आर प्रिपेयर्ड वेरी फेयरली, ठीक है। फेयरली फेयरली, ओके। एंड अनमोल वो भेज देना प्लीज यार मेरे को, मीना आप भूले। चलो, ईमेल मी द क्वेश्चंस, ओके। चलो, ये पता है रशिया withdraw support from international space station. Why? Because the West imposed sanctions on Russia and its economy. So Russia ने क्या बोला? That because of these sanctions, we are not able to do this. Do this मतलब support
द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अरे हाँ, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है, हिंदू में भी आया था, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो समझते इश्यू क्या है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, देख रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो रशिया ने क्या बोला, देख इसके कारण हम हमारा जो स्पेस शटल का लॉन्च है, जो मेंटेनेंस है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, उन्होंने क्या बोला है, दैट दे आर नॉट एबल टू कोऑपरेट विद जर्मनी फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट आईएसएस, क्योंकि उसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे। आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कितने कंट्रीज की एजेंसी ने मिलकर बनाया है? 5। 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, नासा ऑफ यूएस, रॉसकॉस्मोस ऑफ रशिया, जाक्सा ऑफ जापान, कनाडा स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये 5 जन ने मिलकर ये बनाया है आईएसएस। इन 5 कंट्री के कोलैबोरेशन के ऊपर ये आईएसएस चलता है। Each agency has a role to play for the working of ISS. ठीक है, रशिया का क्या पार्ट है? रशिया हैज टू मेक श्योर दैट आईएसएस अपने ऑर्बिट में रहे, वो अपने ऑर्बिट से ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, किसको याद है रिसेंटली जब रशिया का एक स्पेस क्राफ्ट वहां पे डॉक हो रहा था, तो आईएसएस घूमने लगा था। आई हैव कवर्ड दिस न्यूज ऑल्सो, रिमेंबर गाइस? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आईएसएस को ऑर्बिट में रखना, सोयूज, यस सोयूज वाज द नेम, सोयूज जब डॉक करने गया था तो आईएसएस घूमने लगा था। ठीक है, ये किसका काम है? आईएसएस अपने ऑर्बिट में रहे, वो काम है रशिया का। रशिया 11 बार, रफली 11 टाइम्स अ ईयर, वो क्या करता है, मेक श्योर टू दैट आईएसएस अपने ऑर्बिट में रहता है। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द मेन, ओनली रशिया इज कैपेबल विथ इट्स टेक्नोलॉजी टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू आईएसएस फ्रॉम अर्थ एंड बैक। ठीक है, लिख लो। नाउ इवन स्पेसएक्स इज एबल टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, लेकिन वो तो 2 साल पहले ही पॉसिबल हुआ है, लेकिन उसके पहले only Russians were capable to send astronauts into the space and to bring them back. ठीक है, लिख लो गाइस। આ લાસ્ટ ટોપિક, બટ બે મોટા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક બાકી છે। એવું હશે તો આ સ્લાઇડ્સ સરને મેલ કરી દઈશ, તો he will give it to you. Okay, okay guys, should I go ahead? Okay, आईएसएस के बारे में और पढ़ लेते हैं। यार एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सत्य अपने को इसकी भी करनी है। काउंसलिंग का सिस्टम कैसे करें, वीडियोस रिकॉर्ड करके पब्लिक को दूं और बोलूं सिटी काउंसिलर। आईएसएस है क्या? It is a permanent occupied outpost in outer space. Moral of the story, ISS guys is a permanently occupied outer space. वहां पे हर सालों से कोई ना कोई ह्यूमन तो वहां पे रहता ही है, समझ रहे हो? And they conduct exploration in space. They conduct various experiments in space. It is located in 400 kilometers above Earth. कितना हाइट पे है? 400 किलोमीटर। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन। इट सर्कल्स द ग्लोब, पूरे अर्थ के अराउंड
90 मिनट में वो घूम लेता है एट द स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। In one day, the station travel about the distance it would take to go from Earth to the Moon and back. एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? उतना जितना हमें अर्थ से मून जाने में और मून से अर्थ आने में लगता है, ठीक है। वो रात को आप देख भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन टेलीस्कोप। अगर आपको पता है कि वो कहां पे है तो आप उसे देख भी सकते हो, बिकॉज इट शाइन्स वेरी ब्राइटली लाइक वीनस, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज मेड पीस बाई पीस, हर एक कंपोनेंट को धीरे 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 करके बाहर ले गया गया था और उसे बनाया गया था। पहला मॉड्यूल कब ले गया गया था? रशिया जरिया मॉड्यूल। इट वॉज लॉन्च इन 1998। आपको कोलंबिया का पता है ना, कल्पना चावला वाला, वो जब हुआ था उसके बाद 2% की टीम वहां पे थोड़े टाइम रहने लगी। पहले आईएसएस में हमेशा 3 जन रहते थे, लेकिन आफ्टर द कोलंबिया ट्रेजेडी फॉर सम टाइम 2 astronauts were kept there in ISS, ठीक है। The space station reached to its full 6% crew size in 2009, ठीक है। 5 different space agencies and 15 countries उन्होंने मिलके $100 बिलियन में ISS बनाया, ठीक है। लिख लो गाइस। ISS इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज नाउ जो 3 मेजर कंट्री है, चाइना, रशिया एंड यूएसए, उन्होंने क्या बोला है दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। चाइना के खुद के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है जरा बताओ तो, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चाइना जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है उसका नाम क्या है गाइस? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तियानगोंग, यस तियानगोंग, ठीक है, तियानगोंग। वेरी गुड आयन, वेरी गुड ऋषिक, तियानगोंग, ओके। हो गया गाइस? ओके ओके ओके। आज 2 और बड़े टॉपिक थे एक्चुअली, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, थोड़े लंबे हैं, इसके लिए आई एम नॉट स्ट्रेचिंग बिकॉज और 10-15 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। आई विल सेंड दिस पीपीटी टू सर इफ पॉसिबल, और एल्स नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन से टॉपिक। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये मैं पढ़वा देता बिकॉज ये लंबे हैं, इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूं बिकॉज आज के टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हेक्टिक थे, इसके लिए। एक ये है और फिर ये एक और ये भी है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट विल बी ऑल। रिवाइज करते रहना, और अनमोल तू मुझे जीमेल कर दे यार, ठीक है, वो क्वेश्चंस जितने भी तुझे याद हो। अगर सारे याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको वापस से नहीं यार, इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे नहीं पढ़ाना बिकॉज मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। एम आई राइट और रॉन्ग? इलेक्शन कमीशन के बारे में कितनी बार पढ़े? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 148 सब, ठीक है। सॉरी 324, माय बैड, 324, आर्टिकल 324, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एज डिक्रीज कर दी गई थी, पहले सिंगल बॉडी थी,
फिर डबल बॉडी हुई, फिर वापस सिंगल बॉडी हुई, लेकिन अब तीन जन की बॉडी है, ठीक है। पहले सिंगल मेंबर थी, फिर 2 मेंबर की गई, फिर वापस से सिंगल मेंबर किया गया और फिर 3 मेंबर कर दिए गए, ठीक है। ओके गाइस, ओके, बाय बाय गाइस, रिवाइज करते रहना, ठीक है। प्लीज अपीयर फॉर मॉक्स एज मच एज यू कैन, ओके। बाय 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 बाय।